हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह योग की एक नई विधि बताने वाला हूँ और आज नवमांश कुंडली से कैसे विवाह का योग बनता है देखेंगे, समझेंगे। ऐसे बच्चे जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, वे अपने विवाह के बारे में चिंतित हैं या विशेषकर माता पिता चिंतित हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नवमांश कुंडली भी बताएगी विवाह का योग कब बनेगा, शादी कब होगी। अब इसके लिए आपको अपनी नवमांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी और लग्न कुंडली भी देखनी पड़ेगी। नवमांश कुंडली का संबंध है D9 चार्ट से और लग्न कुंडली का सीधा संबंध है D1 चार्ट, जन्म कुंडली भी जिसे कहते हैं। इन दोनों कुंडलियों का सार समझना होगा और गोचर गुरु की स्थिति देखनी होगी। गोचर का जो गुरु है वह अभी वर्तमान में किस राशि पर चल रहा है, इस स्थिति को समझने के लिए आप एक पंचांग लेकर आएं जो अभी इसी वर्ष का हो, और बहुत कम कीमत पर पंचांग बाजार में उपलब्ध है। और उस पंचांग में एक पेज ऐसा देखें जिस पर सारे ग्रहों की स्थितियां लिखी हुई होगी। तो अनुक्रमणिका जो है पंचांग की, वहीं से आपको गोचर ग्रहों की स्थिति किस पेज पर लिखी हुई है पता लग जाएगी। और वहां पर जाकर आपको देखना है कि अभी वर्तमान में गुरु किस राशि पर चल रहा है या आने वाले समय में इसी वर्ष कब परिवर्तन करेगा। ये सारी स्थितियां वहां पर आपको मिल जाएगी प्रत्येक ग्रह के बारे में, सूर्य से लेकर केतु तक। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारी स्थितियां पंचांग में दिख जाती हैं। चंद्रमा की स्थिति कुंडली के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं। वैसे तो पंचांग में दोनों तरफ कुंडलियां बनी हुई होती है, वहां पर भी चंद्रमा की स्थिति लिखी हुई होती है, लेकिन यदि आपको पंचांग देखना आता है तो प्रत्येक दिन के आगे चंद्रमा की राशि वाली स्थिति लिखी हुई होती है। उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ समय पर मिल पाएगी। तो उस वीडियो में मैंने राशि कैसे निकलती है, किसी का नाम, कोई बच्चा जन्मा है तो उसका नाम कैसे रखें, क्या रखें, कौन सी राशि होगी, ये चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति भी लिखी हुई होती है और चंद्रमा की रोज की स्थिति लिखी हुई होती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा गोचर गुरु को। वर्तमान में गोचर गुरु किस राशि पर चल रहा है। जैसे अभी फरवरी महीना है और इसमें अगर देखें कि गोचर का गुरु मकर राशि पर चल रहा है, तो यही स्थिति आपको समझनी है। दूसरी स्थिति, आप नवमांश कुंडली खोलें। आप जैसे यहाँ पर एक कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में जो प्रथम भाव है, ऐसा ही प्रथम भाव नवमांश कुंडली में भी होगा। और वहाँ पर यह देखें कि क्या अंक लिखा हुआ है। नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में क्या राशि लिखी हुई है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनमें से कौन सी राशि नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में लिखी हुई है, बस इतना सा देखना है। और नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, यह भी समझें। बिना इसको समझे आप इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। तो नवमांश कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी को देखें और फिर उसका पता लगाएं कि वह कौन सा ग्रह है। और राशियों के स्वामियों के बारे में मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। तो मान लीजिए नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में 8 का अंक लिखा हुआ है, तो नवमांश कुंडली होगी वृश्चिक राशि की और उसका स्वामी होगा मंगल। अब उस मंगल को लग्न कुंडली D1 चार्ट में देखना है कि मंगल जो नवमांश कुंडली का स्वामी है, प्रथम भाव का मालिक है, वह लग्न कुंडली में किस राशि पर बैठा हुआ है। बस
अगर इतना पता लग गया तो आप विवाह का योग समझ पाएंगे। तो नवमांश कुंडली के प्रथम भाव को देखें, वहाँ पर क्या राशि लिखी हुई है। उसके स्वामी को लग्न कुंडली में देखना है वापस कि लग्न कुंडली में वह किस राशि पर बैठा हुआ है। उस राशि पर यदि गुरु आ जाए गोचर का चलता हुआ, मान लीजिए अभी गुरु मकर राशि पर चल रहा है और किसी की नवमांश कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी मकर राशि पर ही है, तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। सीधी सटीक स्थिति। दूसरी स्थिति, उससे त्रिकोण राशियां। अब त्रिकोण राशियों के बारे में भी बता चुका हूं, आप यहाँ पर वापस समझ सकते हैं। एक चार्ट देखें यहाँ पर, जैसे मेष सिंह धनु ये त्रिकोण राशियां हैं, ये तीनों आपस में त्रिकोण राशियां कहलाती है। इसी प्रकार से वृषभ कन्या मकर ये तीनों आपस में त्रिकोण राशियां कहलाती है। मिथुन तुला कुंभ ये तीनों आपस में त्रिकोण राशियां कहलाती है। और अंतिम कर्क वृश्चिक मीन ये तीनों राशियां आपस में त्रिकोण राशियां कहलाती है। अब आपने देखा कि नवमांश कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी लग्न कुंडली में जिस राशि पर बैठा हुआ है, उस राशि पर गोचर का गुरु आ जाए या उससे त्रिकोण राशियां, जैसे अभी वर्तमान में गुरु मकर राशि पर चल रहा है और मैंने आपको बताया कि यदि नवमांश कुंडली 8 नंबर से बनी हुई है, उसका स्वामी मंगल है और वह लग्न कुंडली में मकर राशि उच्च राशि पर ही बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में गोचर का गुरु यदि मकर राशि पर आ जाए या उससे त्रिकोण राशियां मकर की कौन कौन सी होगी, वृषभ और कन्या राशि। तो इस स्थिति को भी समझें कि गुरु गोचर में यदि वृषभ पर आ जाए, कन्या पर आ जाए या मकर पर ही आ जाए, तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। नवमांश कुंडली के स्वामी से आप पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण और समझ लीजिए। मान लीजिए किसी की धनु राशि की नवमांश कुंडली है, तो नवमांश कुंडली के प्रथम भाव फर्स्ट हाउस में 9 का अंक लिखा हुआ है, उसका स्वामी गुरु है। और गुरु यदि लग्न कुंडली में 4 नंबर उच्च राशि पर बैठा हुआ है या 8 नंबर पर बैठा हुआ है या 12 नंबर पर बैठा हुआ है, क्योंकि तीनों त्रिकोण राशियां हैं, या अन्य किसी राशि पर भी बैठा हुआ है, मान लीजिए नीच का होकर मकर राशि पर बैठा हुआ है, तो उससे त्रिकोण राशियां देखनी है। और इस चार्ट से आप, ये जो चार्ट है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी राशि किस राशि की त्रिकोण है। तो आपने समझ लिया कि जैसे नवमांश कुंडली है धनु राशि की और गुरु यदि लग्न कुंडली में मान लीजिए 5 नंबर अंक पर सिंह राशि पर बैठा हुआ है, तो यदि गोचर का गुरु घूमता हुआ चलता हुआ सिंह राशि पर आ जाए या सिंह राशि से त्रिकोण राशियां मेष और धनु होती है, मेष और धनु पर ही आ जाए, तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है समझने का। अब एक स्थिति और है कि जिस राशि पर बैठा हुआ है नवमांश कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी, लग्न कुंडली में जिस राशि पर बैठा हुआ है उससे 7वीं राशि पर भी यदि गोचर का गुरु आ जाए, तब भी विवाह का योग बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कर्क राशि की नवमांश कुंडली है, कर्क राशि की नवमांश कुंडली है और चंद्रमा नवमांश कुंडली का स्वामी होगा, वह लग्न कुंडली में 6 नंबर कन्या राशि पर किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो कन्या से आप गिने 7 बार, कन्या को भी लेना है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो कन्या से 7वीं राशि होगी मीन राशि। तो ऐसी स्थिति में जिनका कर्क लग्न है, अर्थात कर्क लग्न का नवमांश है, या यूँ कहें, वैसे तो सामान्य भाषा में कहें तो कर्क राशि लिखी हुई है नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में। हालांकि वहाँ पर राशियों का विशेष महत्व है नवमांश में। तो नवमांश के प्रथम भाव में कर्क राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी चंद्रमा लग्न कुंडली में कन्या राशि पर बैठा हुआ है, उससे ठीक 7वीं राशि मीन राशि होगी और उस पर गोचर का गुरु मीन राशि पर
भी आएगा तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को देखेगा और विवाह का योग अवश्य बनेगा। और मान लीजिए कन्या की त्रिकोण राशियां वापस समझ लें, वृषभ और मकर भी है। यदि गुरु उस समय वृषभ पर आ जाए, मकर पर आ जाए या कन्या पर ही आ जाए तो योग अवश्य बनेगा विवाह का, शादी का योग बनकर रहेगा, शादी अवश्य होगी। शुभ योग हैं तो विवाह समय पर होगा। यदि आपकी कुंडली में अशुभ योग हैं, सप्तम भाव पीड़ित है, तो विवाह या तो नहीं होगा या बहुत देरी से होगा। होने का संबंध है गुरु से। यदि आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की दृष्टि, विशेषकर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम के स्वामी पर है या सप्तम के कारक पर है, ये सारी स्थितियां हमेशा ही बताता हूँ, तो हमारे इस चैनल के सदस्य बनेंगे। नीचे यहाँ लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाएंगे तो सारी जानकारियाँ आगे भी समय पर मिलती रहेगी। तो कुंडली में गुरु की दृष्टि यदि है अच्छी, सप्तम भाव पर, सप्तम के स्वामी पर, सप्तम के कारक पर, तो विवाह अवश्य होगा, चाहे देरी से ही क्यों ना हो। देरी से होने का कारण सप्तम भाव पीड़ित होता है, सप्तम का कारक पीड़ित होता है, सप्तम का स्वामी पीड़ित होता है, अच्छी दशाएं नहीं होती है, लग्न पाप कर्तरी में होता है, सप्तम पाप कर्तरी में होता है, इसके कारण विवाह में देरी होती है। तो आज का विषय आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें, और आपने यदि पूरा वीडियो देखा होगा तो समझ पाए होंगे कि विवाह का योग कैसे बनता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।